अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें विच इज़ द CNS। अब CNS पे हमारे पास जितने भी सारे अगर सब टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे। CNS की फार्माकोलॉजी हम देखेंगे, देन उसके बाद हम सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। CNS में सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़े हैं विच इज़ द एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती क्या है और इनका फंक्शन क्या है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास साइकोसिस के ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करती हैं, विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोसिस। अब हमने देखने के व्हाट आर द साइकेट्रिक, ये हमारे पास टर्म क्या है। साइकेट्रिक इज़ अ ब्रांच जिसकी हमारे पास अक्सर दो डिवीजन है। दो डिवीजन कौन सी है, एक हमारे पास साइकोसिस है, एक हमारे पास न्यूरोसिस है। अब हमारे पास साइकोसिस में क्या होता है, न्यूरोसिस में क्या होता है, हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। इसका हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, जिसमें हमने साइकोसिस के बारे में पढ़ना है। देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट वन बाय वन देखेंगे। अब हमारे पास सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस क्या है, इसके हमारे पास 4 सिम्टम्स हैं विच आर मेजर सिम्टम्स। अब हम ये देखते हैं डिल्यूशंस। डिल्यूशन सबसे पहला सिम्टम्स है विच इज़ द फॉल्स बिलीव। इसका मतलब होता है फॉल्स बिलीव। जैसे कि एक पर्सन है और वो फील कर रहा है कि जैसे मेरे अंदर कोई आ गया, मैं नहीं बात कर रहा, कोई और बात कर रहा है, तो ये एक फॉल्स बिलीव है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हेलुसिनेशंस है। हेलुसिनेशंस ये अक्सर देखा होगा, ये अक्सर बूढ़े लोगों में भी ज़्यादा होता है कि जो ये फील कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमारे पास कोई है या आसपास कोई है और हम कोई आवाज़ किसने हमें दी है, हम किसी को देख रहे हैं। अक्सर ये वो लोग नज़र आ रहे होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं या जिनके बारे में आप दिमाग में सोच रहे होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में हमारे पास एक्साइटेड बिहेवियर भी हो सकता है, हमारे पास डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब बिहेवियर विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल अगर बहुत लाउड बिहेवियर होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर बहुत डिप्रेस्ड बिहेवियर होगा तो भी एक्सेप्टेबल। अब हमारे पास इस तरह का भी बिहेवियर होगा एक्साइटेड या डिप्रेस्ड, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इनसाइट्स क्या होता है, इनसाइट्स का मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको ये डिजीज़ हो रही है। जैसे कि अब मैंने बताया इसके सिम्टम्स में मेजर हमारे पास डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस है। अगर एक पर्सन को हेलुसिनेशंस हो रही है, उससे कोई आवाज़ आ रही है, उससे कोई पर्सन नज़र आ रहा है, आप उसे कहेंगे वो नहीं है, तो वो कहेगा क्यों नहीं है, मैंने तो अभी देखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी उसके माइंड की गेम है। अब हमने देखने के टाइप ऑफ साइकोसिस, इसलिए ये ज़्यादा क्या कह सकते हैं हमारे पास डेंजरस भी है, क्योंकि इसमें पर्सन को पता ही नहीं है कि आपको डिजीज़ भी है। टाइप ऑफ साइकोसिस। टाइप ऑफ साइकोसिस इन्हीं सिम्टम्स की बेस पे साइकोसिस की 4 डिवीजन्स है विच इज़ शिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड इलनेस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में हमारे पास 2 तरह के बिहेवियर आ सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया मतलब आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। इट इज़ इस काइंड ऑफ द हेलुसिनेशंस। इसमें जो आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं वो हेलुसिनेशंस के नज़र आते हैं। आपको कोई पर्सन अपने आसपास नज़र आ रहा होता है, आप किसी को देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। व्हाट आर द पैरानॉइड इलनेस। पैरानॉइड इलनेस में डिल्यूशंस वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे आपको लग रहा होता है आपके अंदर कोई आ गया, आपकी आवाज़ भारी हो गई, आपके अंदर से कोई और बोल रहा है। और मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स मैंने पहले भी बताया, ये डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं और ये हमारे पास एक्साइटेड कंडीशन भी हो सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 तरह के हैं विच इज़ द मैनिया, डिप्रेशन एंड बाईपोलर डिसऑर्डर। व्हाट इज़ द मैनिया। मैनिया एक एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में द पर्सन बहुत लाउड हो जाएगा, वो साइकोसिस का ये वाला सिम्टम्स शो कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाउड पे चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे पास डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन वही कि विड्रॉल ऑफ सोशल सिम्टम्स। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनिया एंड डिप्रेशन। मैनिया हमारे पास क्या आती है, एक एक्साइटेड स्टेट थी, और डिप्रेशन सोशल विड्रॉल है। अब ऑर्गेनिक डिसऑर्डर क्या है, हमने इसमें 3 तरह के सिम्टम्स, 3 तरह की टाइप्स बने विच इज़ द शिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड इलनेस, मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स आगे थे 3 में डिवाइड था, और आगे से ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है कि आप कोई ऐसी चीज़, ऐसा केमिकल कंज्यूम करें जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। जैसे कि कोकेन कॉज द हेलुसिनेशंस। और अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा होता है तो वो अपनी सही मेंटल स्टेट में नहीं होता। तो यही रीज़न है कि कुछ सब्सटेंस देने से भी आपको ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। अब व्हाट इज़ द निक्रोसिस। निक्रोसिस हमारे पास 2 तरह के सिम्टम्स हैं। मेन हमारे पास साइकोसिस है, और हमारे पास एनजाइटी है। एनजाइटी क्या है, फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थिंग। जैसे आपको किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो उसको पानी को देख के एनजाइटी होने लग जाती है। पहाड़ों से डर लगता है तो पहाड़ों को देख के एनजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। ये हमारे पास न्यूरोसिस के मेन सिम्टम्स हैं। और इसमें
इनसाइट्स होते हैं, मतलब पेशेंट को पता होता है कि उसको घबराहट हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है। अक्सर आपने पेशेंट को कहते सुना होगा कि हमें एंजाइटी या डिप्रेशन है, लेकिन आपने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हमें हेलुसिनेशंस होते हैं, हमें डिल्यूजन्स होते हैं, जब तक उनको डॉक्टर बताएगा नहीं। अब हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरोसिस क्या होती है, हमारे पास न्यूरोसिस के बेसिकली 2 टाइप्स है। एक फ़ोबिया, वही जो हमारे पास एंजाइटी की कंडीशन है, और दूसरा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ऑब्सेशन है आपको किसी चीज़ का, जैसे किसी को हाथ धोने का ऑब्सेशन होता है, सफाइयाँ करने का ऑब्सेशन होता है, ये हमारे पास ऑब्सेशंस है। अब हम आगे देख रहे हैं कि साइकोसिस में न्यूरोसिस में हमारे पास डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे पास ये है कि इन दोनों के जो सिम्टम्स ही बेसिकली डिफरेंट है। आप रिवाइज कर लेते हैं, साइकोसिस के क्या सिम्टम्स थे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उनमें इंसाइट्स नहीं थे। और हमारे पास न्यूरोसिस के सिम्टम्स थे विच इज़ द एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, ये वाले हमारे पास सिम्टम्स थे। अब देखते हैं फियर ऑफ अवेयरनेस भी हमारे पास इसमें डिफरेंट है, और हमारे पास पैथो और मतलब इसकी ट्रीटमेंट और पैथोलॉजी पे बिल्कुल डिफरेंट है। ये किस तरह एक्ट करता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ डिफरेंट। अब हमने बेसिकली देखते हैं इसकी पैथो में अब हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सीएनएस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमें उनकी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होती, सिर्फ उसमें साइंटिस्ट ने थ्योरी दी होती है, और जो सी थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन केस ऑफ साइकोसिस होता क्या है, जब एक पहला पर्सन आया साइकोसिस का डॉक्टर के पास, तो उसके सिम्टम्स क्या थे, उसके सिम्टम्स ये थे जो मैंने आपको बताए हैं। डॉक्टर ने फिर जब उसका सारा बॉडी चेकअप किया तो क्या पता चला, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेसिव अमाउंट में पाया जा रहा है। एक्सेसिव डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स उसमें ज़्यादा है, मतलब डोपामीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, डोपामीन उस बंदे में ज़्यादा है जिसको साइकोसिस है। अब एक एमसीक्यू आपके पास आ रहा है कि साइकोसिस किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है, विच इज़ अ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामीन की वजह से हो रहा है। और हमारे पास डोपामीन के 2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें डोपामीन बाइंड करता है, D1 और D2। यहाँ पे ओवर एक्सप्रेस कौन सा है, D2 रिसेप्टर्स ऑफ डोपामीन। अब हमें पता चल गया कि उस पर्सन में जिसको साइकोसिस है उसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब डोपामिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब हमारे पास टारगेट क्या होगा, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम उसको ऐसी ड्रग्स देंगे जो डोपामिन के लेवल को कम करेगी, डिक्रीज़ करेगी। हमारा टारगेट डोपामिन है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूरोसिस की। न्यूरोसिस में हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एड्रेनालिन और एक सेरोटोनिन। ये हमारे पास न्यूरोसिस के लिए रिसेप्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने इसमें क्या देने हैं, गाबा हमने एगनिस्ट देने हैं। गाबा एक हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है। पॉसिबल है कि हमारे पास जो न्यूरोसिस है उसके केस में जो नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन ये ओवर एक्सप्रेस्ड हुए हैं। जब ये ओवर एक्सप्रेस हुए हैं तो हम गाबा देंगे। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इनकी इनहिबिशन कराएगा, और हमारे पास सारा लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, साइकेट्री देखा, साइकेट्री की 2 टाइप्स देखी, साइकोसिस देखी, न्यूरोसिस देखी, उनके हमने सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स 3 सिम्टम्स थे। देन उसके बाद टाइप्स 4 टाइप्स थी। 4 टाइप्स पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे पास न्यूरोसिस क्या था, न्यूरोसिस के सिम्टम्स क्या थे, न्यूरोसिस की कौन सी टाइप थी। न्यूरोसिस में 2 तरह की टाइप्स आ रही थी, एक हमारे पास मूड डिसऑर्डर्स था और एक हमारे पास था ओसीडी था, एंजाइटी डिप्रेशन था, और हमारे पास ओसीडी था। देन उसके बाद हमने पैथो देखी, पैथो ऑफ साइकोसिस देखी। हमने देखा उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स ओवर एक्टिव थे, और हमने तो उसके बाद न्यूरोसिस देखी। हम इसमें क्या मेडिसिन, क्या हम इसमें टारगेट दे सकते हैं, गाबा एगनिस्ट दे सकते हैं, वो देखा। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे फर्दर। अब हमने डिस्कस करना है अबाउट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डोपामीन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डोपामीन, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि डोपामीन का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि जो साइकोसिस का पेशेंट है उसमें हमने देखा था कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्सेसिव अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब हमें नॉर्मल फंक्शन पता होगा तो हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम उसका नॉर्मल पाथवे देख लेते हैं। इन आवर ब्रेन इन CNS वी हैव 4 डोपामिनर्जिक पाथवे। हमारे अंदर डोपामिनर्जिक के 4 पाथवेज हैं। पाथवेज का मतलब है कि रास्ते, मतलब इन 4 रास्तों से डोपामिन गुजरता है। यहाँ पे डोपामिन की मतलब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक है मीजोलिम्बिक पाथवे, एक है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, नाइग्रोस्टेटियल पाथवे एंड ट्यूबुलर इन्फंडिबुलर पाथवे। ये हमारे पास पाथवे हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये हमारे पास उसके टर्मिनल्स हैं, नर्व्स एंडिंग है। ये देखें, जैसे कि हमारे पास मीजोलिम्बिक पाथवे है, ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, मतलब इसका जो न्यूरॉन है वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, और जो इसके टर्मिनल्स हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, बेसल गैंग्लिया में।
यानी कि टर्मिनल से ही हमारे पास रिलीज़ होता है, टर्मिनल में ही डोपामिन प्रेजेंट होगा, टर्मिनल में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसल गैंग्लिया में डोपामिन रिलीज़ होगा तो बेसल गैंग्लिया में अपना इफेक्ट शो करेगा। अब हम देख रहे हैं कि मीज़ोलिम्बिक पाथवे में जो डोपामिन्स हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोग्निटिव एक्टिविटी। कोग्निटिव हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारे पास। हाँ, ये हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास डोपामिन मीज़ोलिम्बिक पाथवे में है, हमारे पास अगर वो हमारे कोग्निटिव फंक्शंस को डील कर रहा है, तो अगर वहाँ पे डोपामिन की कमी आती है, वहाँ पे डोपामिन में कुछ मसला आता है, तो वो हमारे क्या करेगा, डिस्टर्बेंस इन द कोग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे में क्या है, मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे में है जो हमारे डोपामिन का न्यूरॉन है वो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, और जो उसकी टर्मिनल एंडिंग है जहाँ पे बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फीलिंग ऑफ मोटिवेशन, एक्साइटमेंट और जो सोशल इंटरेक्शंस है वो ये डील कर रहा होता है। वरना पर्सन तो डिप्रेस हो जाए ना, तो अगर ये सारे हमारे पास ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ का डोपामिन में मसला आएगा, तो क्या होगा, बंदा डिप्रेस फील करेगा, क्योंकि नॉर्मली तो वो एनर्जेटिक फील कर रहा है ना। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो है नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में है, विच इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और जो टर्मिनल है एंडिंग जहाँ से डोपामिन रिलीज़ हो रहा है वो डोर्सल स्ट्रेटियम में प्रेजेंट है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। डोपामिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट। अगर डोपामिन के मूवमेंट में कमी आएगी, वहाँ पे कुछ मसला होगा, तो हमारी मूवमेंट में कमी आएगी। पार्किंसन डिजीज़ भी तो इसीलिए होती है। अब हम जो लास्ट हमारा पाथवे है वो है ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे। इसमें जो स्टार्टिंग का न्यूरॉन है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होगा, जो टर्मिनल है जहाँ से डोपामिन ने रिलीज़ करना होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे का काम देख रहे हैं। जो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास न्यूरॉन्स और उसके टर्मिनल्स कहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस में है, और जो लास्ट के टर्मिनल्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड में है। अब हमारे पास होगा क्या, व्हेन द डोपामिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कम इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो डोपामिन रिलीज़ होगा, और डोपामिन जब रिलीज़ होगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को इनहिबिट करा देगा। प्रोलैक्टिन करता क्या है, ये हमारे पास जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है उसका काम करता है, और हमारे पास फीमेल में मिल्क की प्रोडक्शन का काम करता है। डोपामिन नॉर्मली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करा रहा है। इनहिबिट कराना फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि ये ग्लैंड्स मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये इनहिबिट हो गया तो एक्सेसिव अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी, और ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट भी नहीं होगी मेल में। अगर डोपामिन के लेवल्स में हमारे पास कमी आती है, डोपामिन रिलीज़ होकर प्रोलैक्टिन को इनहिबिट नहीं कराता, तो क्या कंडीशन हो सकती है, ग्लाइकोनोमेस्टिया हो सकता है, ग्लेक्टोरिया हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन और एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। ठीक है, ये हमारे पास इफेक्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में भी अफेक्ट आ सकते हैं। हमने पर्पस देख लिया, हमने देख लिया कि डोपामिन किस तरह नॉर्मल काम करता है, उसके 4 पाथवेज हैं, 4 पाथवेज के फंक्शन भी याद कर लिए। अब हम देख रहे हैं इन द केस ऑफ साइकोसिस पेशेंट में क्या चेंज आता है। मीज़ोलिम्बिक पाथवे किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोग्निटिव, मूवमेंट और फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट था। मीज़ोलिम्बिक पाथवे में मसला आ रहा है। अब हमारे पास मीज़ोलिम्बिक पाथवे क्या करता था, ये हमारे पास बेसिकली कराता था कोग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल कराता था, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग। इसके हमारे पास न्यूरॉन्स कहाँ पे थे, स्टार्टिंग हमारे पास मिड ब्रेन में था और एंड हमारे पास बेसल गैंग्लिया में था, और हमारे पास मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे, ये साइकोसिस के पेशेंट में ये दोनों पाथवे डिस्टर्ब होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जो मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे है ये हमारे पास क्या था, ये मिड ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहा था, और इसका फंक्शन ये था हमारे पास फीलिंग ऑफ मोटिवेशन से, और हमारे पास सोशल इंटरेक्शन, ये सब कुछ। अब क्या होता है, इन साइकोसिस पेशेंट हमारे पास जो मीज़ोलिम्बिक पाथवे है ये ओवर एक्टिव हो जाता है, और जो मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे है वो अंडर एक्टिव हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमने देखें, यहाँ पे लिखा है जो हमारे पास मीज़ोलिम्बिक पाथवे है वो हमारे पास ओवर एक्टिव हो रहा है, और जो मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे है वो अंडर एक्टिव हो रहा है। अब इनकी वजह से क्या मसले हैं कि वो हमने पढ़ना है। कि मैंने आपको बताया है कि जो साइकोसिस का पेशेंट है उसमें मीज़ोलिम्बिक पाथवे ओवर एक्टिव होगा और मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे अंडर एक्टिव होगा। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि लिम्बिक पाथवे के हमारे पास सिम्टम्स क्या थे, हमारे पास थिंकिंग था, लर्निंग एबिलिटी था, और हमारे पास मेमोरी था। अगर हमारे पास ये ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा, पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस वाली कंडीशंस
आना स्टार्ट हो जाएंगी, हेलुसिनेशंस वाली कंडीशन आ जाएंगी, और हमारे पास जो कोग्निटिव हमारे पास जो एबिलिटीज़ है ना वो डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। और हमारे पास जो मीज़ो कॉर्टिकल पाथवे इसमें क्या होगा, ये हमारे पास अंडर एक्टिव होएगा। अब हमारे पास इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स हमारे पास थे फीलिंग ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग एनर्जेटिक, सोशल इंटरेक्शन। अब आप खुद बताएं, जब ये हमारे पास ये अंडर एक्टिव हो जाएगा तो मतलब ये सारे हमारे पास क्या हो गए, अंडर एक्टिव, तो अल्टीमेटली पर्सन क्या हो जाएगा, डिप्रेस, ठीक है। ये इससे क्या होगा, हमारे पास हेलुसिनेशंस होंगी और हमारे पास जो कोग्निटिव फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होंगे, और इससे हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, जो जैसे कि हमें पता है हमारे पास मेजर सिम्टम्स थे वो हमारे पास डिल्यूशन के थे और हमारे पास हेलुसिनेशंस के थे। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मेजरली जो हमारी ड्रग्स हैं वो D2 रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, ठीक है, D2 रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। हमारे पास 4 पाथवेज थे, 4 पाथवे कौन से थे, मीजोलिम्बिक थे, मीजोकॉर्टिकल थे, नाइग्रोस्टेरियल थे, और हमारे पास ट्यूबुलो इनफंडिबुलर पाथवे थे। अब हमारे पास साइकोसिस के पेशेंट में क्या हो रहा था, जो हमारे पास मीजोलिम्बिक पाथवे था वो ओवर एक्टिव हो रहा था, मीजोकॉर्टिकल पाथवे था वो हमारे पास अंडर एक्टिव हो रहा था। लेकिन जब हम ड्रग देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ड्रग्स को तो थोड़ी पता है कि हमने किस पाथवे पे जाके एक्ट करना है, ड्रग तो सारे पाथवे पे जाके एक्ट करेंगी। अब जब वो सारे पाथवेज पे जाके एक्ट करेंगी तो होगा क्या, बेसिकली हमने तो सिर्फ हमारा जो डिज़ायर इफ़ेक्ट है, हम चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो पहले पाथवे पे, मतलब इस पाथवे पे एक्ट करे, मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे पे एक्ट करे, और इसकी जो ओवर एक्टिविटी है ना इसको कम कर दे, इनहिबिट कर दे, ताकि जो हमारे पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये हमारे पास ये सही सिम्टम्स आए, हमारे पास ये वाले सिम्टम्स आना बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हम ड्रग देंगे तो ड्रग हमारी इस पाथवे पे भी एक्ट करेगी, हमारे पास जो निग्रोस्टेटियल पाथवे था उस पर भी एक्ट करेगी, ट्यूबुलर इनफंडिबुलर पाथवे उस पर भी एक्ट करेगी, हर एक पाथवे पे एक्ट करेगी। तो इसका हमारे पास नतीजा निकलेगा क्या, इसलिए कहते हैं जो एंटी साइकोटिक ड्रग है उसके हमारे पास साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारा मेन टारगेट ही है, लेकिन वो सिर्फ इस पर एक्ट नहीं करेंगी, सब पे करेंगी। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह है कि अगर ये हमारे पास सेकंड पाथवे पे एक्ट करती है तो सेकंड पाथवे तो हमारा ऑलरेडी हमारे पास अंडर एक्टिव स्टेट में है, तो जब हम डोपामिन देंगे तो पेशेंट तो मज़ीद डिप्रेस हो जाएगा, उसमें तो एनर्जी बाकी रहेगी नहीं, सोशल विड्रॉल हो जाएगा। अगर थर्ड पाथवे पे विच इज़ अ नेग्रोस्टेटियल पाथवे, इसका हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन इसका था मूवमेंट कंट्रोल करना। जब थर्ड वाले पाथवे पे एक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारी मूवमेंट हमारी डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब हमारी क्या होगी, मूवमेंट डिस्टर्ब होगी। जब हमारे पास फोर्थ पाथवे पे एक्ट करेगी, हमारे पास फोर्थ पाथवे क्या कर रहा था, इसका जो न्यूरॉन स्टार्टिंग था वो हाइपोथैलेमस में था, और जो टर्मिनल्स थे जहाँ से डोपामिन रिलीज़ हो रहा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड में था, और वो इनहिबिट कर रहा था प्रोलैक्टिन हार्मोन को, जिससे हमारा क्या हो रहा था, ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो कंट्रोल हो रहा था, और हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन कंट्रोल हो रही थी। फिर क्या होगा, हमारे पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओवर लार्ज हो जाएगी, ग्लाइकोनोमेस्टिया ग्लेक्टोरिया वाली कंडीशंस आ जाएंगी, हाइपर प्रोलेक्टीमिया हो जाएगा, मतलब क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ना, और ग्लेक्टोरिया हो जाएगा, हमारे पास अब नॉर्मल मिल्क की प्रोडक्शन हो जाएगी, इनफर्टिलिटी होगी, रिस्पायरेटरी वो रिप्रोडक्टिव हमारे पास इम्पेयरमेंट आ सकती है। ये हमारे पास फंक्शन, ये हम तो सिर्फ एक पाथवे पे एक्ट करना चाह रहे थे, सारे पे एक्ट करेंगी, तो हमारे पास इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है ना, जो स्टार्टिंग में ड्रग्स बनी थी, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि वो डोपामिन को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ ब्लॉक कराना था लेकिन ड्रग को तो नहीं पता, वो सारे पाथवेज ब्लॉक कर देगी, और हमारे पास ये वाले यहाँ पे तो अफेक्ट होएगा ही होएगा, लेकिन यहाँ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो आएंगे, वो भी तो हमने देखने हैं। अब हम देखते हैं कि जो आगे जनरेशन्स की ड्रग्स बनी वो कैसी थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ड्रग्स। अब हमने देखना है डोपामीन सिंथेसिस, कि हमारी बॉडी में डोपामीन बनेगा कैसे। अब डोपामीन सिंथेसिस हमारी है क्या, सबसे पहले हमारा एक हार्मोन कह लें आप, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हमारे पास टायरोसिन है, टायरोसिन से हमारे पास ये बनेगा डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ये, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, डोपामीन। मैं आपको दिखाती हूँ, टायरोसिन है,
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास डी हाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन बना। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज हमारे पास डोपामीन बना। ये हमारे पास डोपामीन आ गया। अब इसने हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होना है। अब डोपामीन के रिसेप्टर्स कितने हैं? डोपामीन के 5 रिसेप्टर्स हैं, D1 D2 D3 D4, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मेजर है ना वो हमारे पास D1 और D2 है। जो हमारे पास D1 है वो हमारे पास किस नेचर का है? वो हमारे पास एक्साइटेटरी नेचर का है। और जो हमारे पास D2 है वो हमारे पास क्या है? वो इनहिबिटरी नेचर का है। जब हमारे पास कोई ये डोपामीन D1 के साथ बाइंड करेगा तो एक्साइटेशन होगी, और जब D2 के साथ बाइंड करेगा तो इनहिबिशन होगी। ये मैं आपको नॉर्मल फंक्शन बता रही हूँ। ये D2 D3 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो D1 और D5 रिसेप्टर है ये एक्साइटेटरी है, शो करते हैं रिस्पॉन्स, और जो D2 3 D4 है ये इनहिबिटरी शो करते हैं। लेकिन मोस्ट अबंडेंट हमारे पास D1 और D2 ही है और हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। अब हमने देखा था हमारे पास जो D1 और D5 रिसेप्टर था वो हमारे पास क्या था? एक्साइटेटरी नेचर था। विद द D1 रिसेप्टर इंट्रासेलुलरिटी एक प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती है जो हमारे एक्साइटेटरी नेचर की होती है। और जो D2 और D3 था हमारे पास वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट था। हमने देखा ये जो हमारे पास D2 रिसेप्टर है D3 रिसेप्टर ये हमारे पास प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। जब डोपामिन आया, डोपामिन D2 से बाइंड किया, यहाँ पे इनहिबिशन कराई, ये हमारे साइनेप्टिक लेफ्ट में प्रेजेंट है। जब इन दोनों पे बाइंड करेगा तो भी इनहिबिशन कराएगा। ये टायरोसिन ये इस एंजाइम को ही इनहिबिट करा देगा। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ही इनहिबिट करा देगा। तो हमारे पास डी हाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन बनेगा ही नहीं। जब हमारे पास ये नहीं बनेगा तो हमारे पास डोपामिन भी नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डोपामिन बाइंड्स विद द D2 रिसेप्टर जो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है इनहिबिशन होगी तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिट होगा, जिससे ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। सो ऑटो रिसेप्टर D2 डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। ऑटो रिसेप्टर कौन से हैं? जो हमारे पास प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, ओके। अब हमने देखना है कि हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वर्क कैसे करती हैं। मेनली दीज ड्रग्स बाइंड विद द D2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक देम। मैंने आपको बताया था कि D2 पे ही ज़्यादातर बाइंड करती हैं। तो अब D1 क्या? D1 हमारे पास तो D2 तो ऑलरेडी हमारे पास इनहिबिटरी नेचर का है ना, तो ये D2 पे क्यों बाइंड करती है? D1 एक्साइटेटरी नेचर का है। हम सोचते हैं कि बाइंड तो D1 पे करना चाहिए क्योंकि वो एक्साइटेशन कर रहा है तो वो उसको ब्लॉक कर देंगी, तो वो पहले ही इनहिबिट है, हमारा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। D2 पे बाइंड करती हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। D1 को ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, D2 को किया। अब हम देख रहे हैं बाय बाइंडिंग विद द D2 रिसेप्टर अब तो हमारे पास इनहिबिशन होगा ही नहीं, ठीक है। जब हमने D2 पे बाइंड किया ना तो इनहिबिशन तो नॉर्मल केसेस में हो रहा था ना, नॉर्मली इनहिबिशन हो रहा था D2 से। लेकिन जब ये हमारे पास ड्रग थी, जब ड्रग आई, जब पहले इनहिबिशन हो रहा था D2, ये ड्रग थी, ये ड्रग आई, पहले जो D2 रिसेप्टर थे वो हमारे पास क्या थे? इनहिबिटरी नेचर के। इसने उनकी इनहिबिशन को ख़त्म कर दिया। जो हमारे पास D1 था एक्साइटेटरी नेचर का था, उसको ये क्या करेगी क्योंकि ज़्यादातर तो D2 के साथ बाइंड करती है। अब D2 पे इससे अपना फंक्शन शो करवा दिया, अब तो इनहिबिशन होगा ही नहीं। ऐसे तो डोपामीन के लेवल तो इंक्रीज़ हो जाएंगे ना। हमें ये क्वेश्चन अराइज होगा। अब होगा क्या? बेसिकली डोपामीन बस D1 के साथ बाइंड करता जाएगा। जब डोपामीन D1 रिसेप्टर, क्योंकि वो तो ओपन है, जब डोपामीन बार बार D1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा? D1 रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो जाएगा और persistent depolarization of receptor की वजह से इट बिकम डिसेंसिटाइज और नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। दिस इज़ हाउ एंटीसाइकोटिक ड्रग वर्क। अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये भी हमारे पास न्यूरॉन है। ये हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आप देख लें, इसमें हमारे पास क्या है? डोपामिन। और ये हमारे पास D1 और D2 रिसेप्टर हैं। जैसे हमने देखा था D1 हमारे पास एक्साइटेटरी था और D2 हमारे पास क्या था? इनहिबिटरी इन नेचर का था। अब ये नॉर्मल मैं आपको केस बता रही हूँ, नॉर्मल, अभी हमने कोई ड्रग नहीं दी, ठीक है। ये डोपामिन इसके साथ बाइंड किया, डोपामिन ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है।
ये दो हमारे पास न्यूरॉन है, ये हमारे पास डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास डोपामिन यहाँ पे प्रेजेंट है। नॉर्मल केस की बात बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली अब डोपामिन इसके साथ D1 के साथ बाइंड होगा, D2 के साथ बाइंड होगा। D1 हमारे पास एक्साइटेशन क्रॉस करा रहा था, D2 हमारे पास इनहिबिटरी क्रॉस करा रहा था, नॉर्मल हमारे पास प्रोसेस हो रहा था। अब हमने ड्रग दी, ये ड्रग हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग है। इस ड्रग ने D2 के साथ ही बाइंड करना है। जब ये D2 के साथ बाइंड करिए मतलब अब डोपामिन इसके साथ बाइंड नहीं करा, लेकिन इसने D2 के साथ ही बाइंड क्यों किया, ये तो आगे इनहिबिशन करा रहा था। भाई क्या करें, ड्रग का मैकेनिज्म है, उसे D2 के साथ ही बाइंड करना है। वो D2 के साथ बाइंड कर गई, ठीक है। अब ये बाइंड कर गया तो यहाँ डोपामिन तो बाइंड नहीं होएगा, डोपामिन D1 के साथ बाइंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब क्या होगा, जो D1 रिसेप्टर है अगेन आपको पता है बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, ये डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, ये डीसेंसिटाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रैपिड अगेन डीपोलराइजेशन। अब क्या होगा, जब डीसेंसिटाइज हो जाता है रिसेप्टर तो वो अपना फंक्शन शो ही नहीं करता। एट द एंड क्या होगा, जो हमारे पास ये एक्साइटेशन करा रहा था ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। दिस इज़ हाउ एंटी साइकोटिक ड्रग वर्क। ये देखें, persistent depolarization of the receptor, so it become desensitized, not able to produce the effect. This is how antipsychotic drug work. I hope आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम ड्रग्स की डिटेल पढ़ेंगे।